नमस्कार दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान की कोई इज्जत पूरी दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद भी अपनी बेइज्जती कराने में बाज नहीं आता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, जो यूएई की प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तानी दौरा था। अब वो दौरा था या क्या था, इसके बारे में बताऊंगा और क्यों था। और दूसरा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार और प्रेसिडेंट जरदारी का एडमिशन, वो क्या था। दोनों में अपनी बेइज्जती कराई है पाकिस्तान ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दोनों टॉपिक। और शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पहले टॉपिक पे आते हैं, वो है यूएई के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान दौरा। भाई साहब, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी डिक्लेयर हुई थी। करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, पूरी सिटी को सजा दिया गया था कि आपके यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो लग रहा है कि पूरे इस्लामाबाद में घूम घूम के चक्कर लगाएंगे। लेकिन साहब, हुआ क्या? हुआ ये कि वो नूर खान एयरबेस पे आए। ये नूर खान एयरबेस जो है वो वही है जहां पे इंडिया ने अपनी मिसाइल मार के उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। और उसमें आज के दिन में भी पूरा एक रेड कारपेट बिछा हुआ है वहां पे। इसे टेंट भी कह सकते हैं आप, बहुत बड़ा, उस जगह पे जहां पे ब्रह्मोस ने अटैक किया था। चलिए, वहां पे उतरे साहब। उतरने के बाद कौन कौन गए उनसे मिलने के लिए? प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और उसके बाद कौन आए? आर्मी चीफ। चारों वहां पे उनके रिसेप्शन में आए। रिसेप्शन के बाद उनको कहां ले गए? एयरपोर्ट पे ही एक जगह पे 1 घंटे की मीटिंग हुई। और उसके बाद वो भाई साहब कहां चले गए? उनको 21 गन की सलामी भी दी गई। उसके बाद वो चले गए रहीम यार खान में, कहते हैं जी हम शिकार करने जा रहे हैं। अब शिकार जानते क्या होता है? वहां पे एक बर्ड होती है जिसे कहते हैं हुबारा, बस्टर्ड, ये बर्ड होती है वहां पे। और वो उसी इलाके में मिलती है। इंडिया में भी कुछ कच्छ के इलाकों में मिलती है और इस सीजन में वो पाकिस्तान चली जाती है। और जब वो पाकिस्तान चली जाती है तो आधे से ज्यादा तो शेख आके उसको मार के खा जाते हैं। ये जो हरबुरा जो बर्ड है, ये तो दुबई में भी मिल सकती है, पाकिस्तान से चली जाती। उसके लिए उनको वहां पे आके और 2 घंटे के लिए आपको हंटिंग करने की क्या जरूरत थी? चलिए ठीक है। उसके बाद 4 घंटे के अंदर वापस आके इस्लामाबाद से वो दुबई वापस। अब भाई साहब, ना कोई मिनट्स, ना कोई मेमोरेंडम, कुछ साइन नहीं हुआ। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है साहब कि ये बात हुई है कि जो $3 बिलियन का एक कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने यूएई से, उसमें $2 बिलियन को रोल ओवर कर दीजिए। और वो साहब मान गए। कई सालों से मान रहे हैं, फिर मान गए। जब तो वापस देने के लिए है ही नहीं भिखारी हो, तो वो मानेगा ही और नहीं तो क्या करेंगे? दूसरी बात, $1 बिलियन वो कह रहे हैं कि उसको फौजी फाउंडेशन में हम लगाएंगे, आप इक्विटी परचेज कर लीजिए। अब समझ में आया आपको कि जैद अल अलहान क्यों गए थे पाकिस्तान? उनका मेन रीजन क्या था? अब समझिए दोस्तों पूरी कहानी शॉर्ट में। अल जहान खुद नहीं आए थे, उनको भेजा गया था अमेरिका की तरफ से या सैम बहादुर की तरफ से भेजा गया था उनको। क्यों भेजा गया था? दो चीजों के लिए। एक तो यूएई, क्योंकि यूएई बहुत अच्छा पार्टनर है यूएसए का। आप पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लीजिए। आप अभी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दीजिए वहां पे फौजी फाउंडेशन में। उसके बाद जो बाकी दो है उनको भी कर दीजिएगा। और जो पूरे फौजी फाउंडेशन की मार्केट वैल्यू है वो आप परचेज कर लीजिए। इसका मतलब आपने आर्मी को परचेज कर लिया। और दूसरा रीजन इसका था कि जो गजा में फोर्स भेजनी है पाकिस्तान को, इजराइलियों की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान की फौज जा रही है। इतना धोखा देते हैं अपने लोगों को, भाई गॉड, ये कैसे पाकिस्तान की जनता इनको बर्दाश्त करती है। लेकिन और मैं बता दूं इन कॉमर्स कि इजराइल ने मना कर दिया है कि हम तुर्की और पाकिस्तान की फौजें नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों दोगले हैं। ये आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, यहाँ पे हम ही को पीछे से टाटा करके मार देंगे। हम एक हमास से तो लड़ ही रहे हैं वहां पर, दूसरे इनके फोर्सेस से और लड़ना शुरू कर देंगे। और जो अमेरिका ने 20 साल किया है अफगानिस्तान में। लेकिन फिर भी अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान की फौज वहां जाए, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है भाई साहब। 2-2 बार लंच खिलाया है आर्मी चीफ को।
पैसा तो वसूल करेगा वो, पैसा कहाँ से वसूल होगा अगर सेना नहीं जाएगी तो? तो एक रीज़न उसका ये है, दूसरा रीज़न ये है कि अल ज़ाहिद को वहाँ पे वन ऑन वन बात करनी थी आर्मी चीफ से। अब क्या कहते हैं, एक ये भी कहते हैं जो आर्मी चीफ के बहुत पास हैं, वो कहते हैं कि एक पर्सनल एक पार्टी थी या कोई फंक्शन था आर्मी हेड के घर में, वहाँ पे गए थे मिलने के लिए। ये पॉसिबल है, क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि उनको वन ऑन वन मीटिंग करनी थी आर्मी चीफ के साथ और एक मैसेज देना था यूएसए का कि देखो, एक तो ये फौज भेजनी है, दूसरा आप अपनी आर्मी को यूएई के कंट्रोल में कीजिए, यूएई का मतलब यूएस के कंट्रोल में कीजिए, और तीसरा ईरान और टर्की है, इन दोनों के साथ बहुत जल्दी युद्ध होने वाला है इजराइल का, और उसका साथ देगा अमेरिका। उसके लिए तैयार हो जाइए, आप न्यूट्रल रहिए या हमारे साथ रहिए। ये सब चीजें जो होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होते हैं। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स किसी कंट्रीज के बारे में, एक टैक्टिकल या एक स्ट्रेटजिकल डिसीजंस के बारे में, वो फोन पे नहीं लिए जाते हैं। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग वाई जैद अमित गए वहां पर और उन्होंने वन ओ वन टॉक्स किया, एक पार्टी के नाम पे, एक कंपनी के नाम पे, और फौजी फाउंडेशन में ये बोल दिया कि मार्च तक फाइनलाइज हो जाएगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। मे बी आफ्टर $3 बिलियन दे विल इन्वेस्ट मोर, वी हैव टू वेट एंड सी। जैसे उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स भेज दिए, पोर्ट्स भेज दिए, वैसे हो सकता है ये फौजी फाउंडेशन भी भेज दें यूएई को, एंड देन एवरीथिंग विल बी इन द कंट्रोल ऑफ यूएसए। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो यहां पे अपनी बेइज्जती तो हुई, साथ में अपनी पूरी कौम की बेइज्जती कराई है पाकिस्तानी फौज ने। और एक मुझे रीजन और नजर आता है कि अमेरिका ने उनको ये भी मैसेज दिया होगा कि देखिए, ये जो मोदी बैठा है ना, ऑपरेशन सिंदूर का मालिक, वो भरा हुआ बैठा है आपसे भी और हमसे भी। अगर आपने कोई हरकत कर दी पहलगाम की तरह, तो अब इंडिया छोड़ने वाला नहीं है, हम आपको बचा नहीं पाएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम बचा नहीं पाएंगे, ये मेरे दूसरे पॉइंट में आता है। मैं एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरे पॉइंट में ये आता है कि एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कि यस, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में हमको तहस नहस कर दिया था। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, एक हामिद मीर, एक उनके पत्रकार है, उनको इंटरव्यू दे रहे थे ये डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इशाक डार। उन्होंने ये एडमिट किया है कि नूर खान एयरपोर्ट और शरकोट एयर बेसिस, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। और पाकिस्तान ने बोला सऊदी अरेबिया से कि जयशंकर साहब से बोलिए कि साहब, हम सीज फायर के लिए रेडी है, प्लीज सीज फायर कर दीजिए। आज की डेट में कहते हैं हमारे 5 जहाज मार दिए, 7 जहाज मार दिए। अगर आपने 5 और 7 हमारे फाइटर जेट्स को मार दिया था, तो सीज फायर के लिए सऊदी अरेबिया से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे? और कहते हैं सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने फोन किया इनको, आपका इशाक डार को, और ये कहा कि आपकी मार्को रूबियो से बात हो गई है, तो क्या मैं भी बात करूं जयशंकर साहब से कि प्लीज ये आप बंद कर दीजिए और इतना मत ठोकिए इन लोगों को। तो इशाक डार ने कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कीजिए साहब, हम तो बर्बाद हो रहे हैं और हमको बचा लीजिए किसी तरीके से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी की तैसी हो गई थी पाकिस्तान की। और खिसिया नहीं, बिल्ली खंबा नोचे की बात है। जब वो खिसिया गया पूरा पाकिस्तान, तो उसके बाद क्या किया उसने? अवार्ड पे अवार्ड दे दिया आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल बना दिया, पूरा पाकिस्तान हवाले कर दिया आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ ने पूरा पाकिस्तान हवाले कर दिया यूएई को, और फिर यूएई पूरा पाकिस्तान हवाले करेगा यूएसए को। देखिए, ये होने वाला है। और उसके बाद जो मैंने पहले बोला था, जरदारी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास फौज आई थी और फौज ने मुझको बोला 6 और 7 की दरमियानी रात को कि आप बंकर में चले जाइए। जैसे आर्मी चीफ बंकर में चले गए, मतलब बंदा फील्ड मार्शल का ओहदा लेके ऐश कर रहा है, पूरे पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लिया। वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में अंदर चला गया था बंकर के। और खुदा ना खास्ता, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यूएस बीच में नहीं आता ना, तो एयर बेसेस रहते नहीं पाकिस्तान में कोई भी। ये हालत हो गई थी। और उसके बाद अब खुल खुल के बातें आ रही हैं
जैसे स्वीडन के जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी बोला, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, अब बोल रहे हैं कि कितने-कितने प्लेन F-16 पाकिस्तान के गिरे हैं। अमेरिका कभी मानेगा नहीं। अमेरिका ने मान लिया तो उसके F-16 ही खत्म हो जाएँगे। उड़ने के पहले ही मार दिया हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल्स ने, S-400 ने, काउंटर काउंटर। तो उनको उड़ने के लायक नहीं थे, उन्होंने कहा सीज़ फायर कराने के लिए और सीज़ फायर करा दिया, तो उसके बाद कहते हैं कि साहब हमने तो 7 आपके जेट्स मार दिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला होगा हम तो बोलेंगे साहब, क्योंकि हमको तो मोदी साहब को थोड़ा-सा डाउन करना है। मोदी को डाउन करने के चक्कर में, इंडिया को नीचे दिखाने के चक्कर में, अपनी भी मट्टी पलीत कराई ट्रंप ने। पूरी दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने जवाब देने के लायक नहीं है आज के दिन में। और ये बात पूरे कांग्रेसमैन भी मानते हैं। और 40 कांग्रेसमैन ने तो ये एक रिपोर्ट भी है कि बनाई है कि आप इंडिया के साथ अपने संबंध को दोबारा कायम कीजिए। और जो आपने ट्रेड डील के प्रेशर में, अपने वोटर्स के प्रेशर में इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू किया है, वो मत कीजिए। इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया यूरोप नहीं है, इंडिया ब्राजील नहीं है, इंडिया यूके नहीं है, जो आपकी बातों पे आ जाएगा, आपकी बात मान लेगा। ये एक सॉवरेन कंट्री है और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो कर ही नहीं सकती कुछ ऐसा काम। आप कितना भी प्रेशर डाल लो कि आप एग्रीकल्चर खोल दो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे लिए, यूएस के लिए खोल दो इंडियन मार्केट, इंडिया नहीं खोल सकती साहब। इंडिया ने जिस दिन खोल दिया, उस दिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी वो निकल जाएगी, वो चली जाएगी। 2 दिन नहीं रुक पाएगी कोई गवर्नमेंट। ऐसा कौन क्यों करेगी कोई गवर्नमेंट ये काम? नुकसान तो होगा ही इंडिया के फार्मर्स को, ये बात अलग है। लेकिन ये एक्शन कोई गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती है। ये कोई समझाए ट्रंप को, और ये समझाया होगा ट्रंप को, अभी थोड़े से डाउन है। सोचा होगा कि यार चाइना को तो हम कुछ कर नहीं सकते, यही एक कंट्री है जो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, ये हाथ में आ गया तो बाकी सबको मैं दबोच लूंगा। जैसे आपने सीन देखा होगा, जो यूरोप के सब लीडर्स उसके सामने बैठे हुए हैं, 2 घंटे उसका वेट कर रहे हैं और वो पुतिन से बात कर रहा था। देखा होगा आपने, 3-4 महीने पहले की बात है, जब यूक्रेन के बारे में डिस्कस करने के लिए पूरे यूरोपियन जितने भी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स वो आए हुए थे, इवन यूके का भी आए हुए थे, किर स्टामर अपने असिस्टेंट की तरह आगे खड़ा करके रखा था। उसने सोचा होगा मोदी जी भी ऐसे ही सामने बैठे होंगे उसके। मोदी जी को वो जानता नहीं है, हिंदुस्तान को वो जानता नहीं है, इसलिए अब पाकिस्तान खरीदने निकला है। खरीद लो पाकिस्तान, खरीद लो पाकिस्तान को। और इसीलिए आपने शेख मोहम्मद बिन जायद को भेजा वहां पे। और अब हल्के हल्के परतें खुल रही हैं कि जब उनके प्रेसिडेंट तक बोल रहे हैं कि भैया मुझे बोला गया बंकर में जाने के लिए, नहीं तो इंडिया ऐसी की तैसी कर देगा हमारी। तो दोस्तों, ये 2 रीजन है, आपस में 2 चीजें थी आपस में इंटरकनेक्टेड, कि पाकिस्तान बिकाऊ है और मार्केट में खड़ा हुआ है, खरीदार चाहिए। मैं तो कहता हूं यूएई से कहो उसको खरीदे और हमको भेज दे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।